नमस्कार। मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आप सबका हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हम लोगों का सप्त धातु, सात धातु, है ना। कौन सी सात धातुएं हैं और वो किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करती हैं और उनमें विघ्न आने की परिस्थिति में किस प्रकार से हमारे शरीर में रोग आदि चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सात धातुओं के बारे में। ये सात धातुएं जो हैं ये ही जो हैं शरीर को पोषण देती हैं, शरीर को धारण करती हैं, है ना। तो ये जो धारण करती हैं वो किस स्वरूप में करती हैं, किस किस प्रकार से करती हैं, इनके क्या कार्य हैं और यदि ये प्रकोपित होती हैं तो कौन कौन से रोग को जन्म देती हैं और यदि ये सम रहती हैं तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं धातुओं का निर्माण कैसे होता है। देखिए, हम जो भी भोजन करते हैं तो जठर अग्नि में उसका परिपाक होता है ना। जो भोजन जो है दो भागों में डिवाइड होता है ना, पाचन की स्थिति में। एक तो सार और एक किट। जब जठर अग्नि जो है पाचन करती है तो उसके बाद जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। सार जो है उसका एक ऐसा अंश है जो शरीर को पोषित करता है और जो दूसरा किट है जिसे मल भी बोला जाता है वो जो है निष्कासित करने योग्य तज्य पदार्थ है। अब यहाँ पे देखते हैं सार किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है शरीर को, है ना। देखिए, जो सार है वो जो है शरीर में रक्त के साथ मिलकर सारी जितनी भी धातुएं हैं उसमें प्रभावित होता है और सभी धातुओं को पुष्ट करता है ना। तो ये जो रस धातु हुई, जो रस बना उसका, वो रस ही प्रभावित हो रहा है सब में और क्रमबद्ध तरीके से सारी धातुओं का निर्माण करते हुए संपूर्ण शरीर को पुष्ट कर रहा है। तो पहले ये सात धातुएं कौन सी हैं वो जान लेते हैं। देखिए, सात धातु में सबसे पहली धातु रस ही है ना। दूसरी धातु आपकी है वो है रक्त, फिर मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद आपकी अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा और मज्जा के बाद जो है शुक्र धातु। ये सात धातु हैं, इसलिए इन्हें आयुर्वेद में सप्त धातु बोला जाता है ना। अब इसमें यहाँ पे ये समझते हैं कि ये जो पहली वाली धातु है, देखिए ये ही मूलभूत धातु है। ये ही सही मात्रा में नहीं बनेगा यदि त्रिदोष ठीक प्रकार से बैलेंस नहीं होंगे, यदि उसका परिपाक ठीक प्रकार से नहीं होगा तो ये ही सही मूलभूत धातु ठीक नहीं बनेगी तो आगे की जो क्रमबद्ध तरीके से धातुओं का निर्माण होना है वो भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, है ना। ये सम मात्रा में बनना बहुत ज़रूरी है। ये स्वयं को पुष्ट करता हुआ आगे की ओर अग्रसर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपके त्रिदोष, ये जो रस धातु है ना इतनी इंपॉर्टेंट है मूलभूत कि ये त्रिदोष पंच जो आपके महाभूत तत्व हैं उन्हें भी प्रभावित करती है। सातों की सातों धातुओं को, मल आदि को, सभी को प्रभावित करता है। ये मूलभूत है बिल्कुल, है ना। इसके बाद जो है इसके प्रभावों को हम यहाँ पे जानते हैं कि ये जो है सारे जितने भी धातुएं हैं उन्हें तो प्रभावित करता ही है, लेकिन हाँ ये थोड़ा से भी ऊपर नीचे होगा, है ना। यदि इसकी अधिकता होगी तो भी रोग होंगे जैसे त्रिदोष में था, और इसकी न्यूनता होगी तो भी दोष होंगे। 6 होगा मतलब कम मात्रा में बनेगा। यदि ये सप्त मात्रा में बनता है, सप्त मतलब सम मात्रा में, जिसमें बैलेंसिंग बोलते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती है इस कंडीशन में। ये हमारे पूरे शरीर को, है ना, पूरे शरीर को पुष्ट कर रहा है। शरीर, मन, इंद्रियां सभी इससे प्रभावित है ना। और यदि इसमें रोग होता है, कोई सी भी एक धातु में यदि बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है या क्षय होता है, तो उससे संबंधित जो भी रोग है वो रोग जो है उसमें जय लग जाता है ना। जैसे सबसे पहले कौन सी धातु बनी थी? रसज, जय लग गया रसज। रक्तज रोग, रक्त कुपित होने पे, है ना। इस प्रकार से सभी में जो है मांसज रोग इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से बताए गए, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले रोगों
की बात भी करेंगे। और उससे पहले ये जानते हैं कि एक एक धातु को लेके चलते हैं कि किस प्रकार से उसका क्षय हो रहा है, किस प्रकार से उसमें वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले जो धातु आती है उसका नाम है, उस धातु को रस बोलते हैं, है ना। तो रस धातु आपको संतुष्टि, तृप्ति प्रदान करती है ना। ये इसका कार्य ये है, आपको संतुष्ट करना, सबसे पहले यही बनती है। और यदि इसकी वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, इसकी वृद्धि में आलस्य आने लगता है, शरीर में एक जो है आलस्य की भावना तो बनी ही रहेगी, किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, जी मचलाने लगेगा। यदि कम होगी तो यही सब कार्य जो हैं वो प्रभावित होंगे, है ना। आपको कमजोरी सी लगेगी, किसी कार्य को करने के लिए बल की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये इसके शॉर्ट में आपको बता के चलते हैं। इससे संबंधित जो रोग हैं वो आपके किसी भी काम में मन ना लगना, हृदय में दिक्कत होना, नपुंसकता होना, बल का क्षय होना, दुर्बल होना, तो ये सब इसी से संबंधित हैं। दूसरा जो है, इसके दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे है रक्त बोलते हैं जिसे, रक्त धातु। रक्त धातु जो है वो रस धातु से ही रक्त धातु बनती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसका क्या कार्य है, इससे ही यही वो धातु है जो सारे चीज़ों को, परिपाक को, सारे जो सब्सट्रैक्ट है उसे पूरी बॉडी में लेके जाते हैं ना, संयोजी ऊतक भी बोलते हैं इसे साइंस की लैंग्वेज में। तो ये पहुंचाते हैं सारे कंटेंट्स, जितने भी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, जितने पोषक तत्व हैं, इन्हें पूरे शरीर में अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये ही धातु हैं जो यदि प्रकुपित हो जाएं, यदि अधिक हो जाए तो क्या होगा, यदि अधिक हो जाएंगी तो स्किन की प्रॉब्लम होगी, है ना, चर्म रोग होंगे, मुंह में छाले हो सकते हैं, शरीर में जो है खुजली की अवस्था हो सकती है। यदि ये कम हो जाए तो शरीर में फिर गिरावट आनी शुरू हो जाती है इन्हीं सब चीज़ों में। तो इससे फिर रोग भी होते हैं। इसमें कौन से रोग हैं, इसमें आपके जो स्किन के रोग होंगे वो आपको होंगे, है ना। ब्लड कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं, ब्लड से संबंधित जो है ये सारी चीज़ें प्रभावित करते हैं, है ना। पूरे शरीर का जो है क्रम, विकास क्रम वो प्रभावित होता है ना। इसके बाद आ जाती है तीसरी धातु, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, उसे भी समझते हैं आप कि वो किस प्रकार से कार्य। ये मांस धातु तीसरे नंबर की धातु है। देखिए जैसे ईंट होती है ना, ईंट से जो है पूरा मकान बनता है और उसके ऊपर जो सीमेंट आदि होता है, ये ठीक मांस धातु वैसे ही काम करती है ना। जो उसके जो शरीर के ऊपर जितना भी मांस चढ़ा हुआ है, जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहा है ना, वही जो है मांस धातु है। मांस धातु जो है यदि ये बनती है अधिकता में तो परेशानी देती है। उस कंडीशन में शरीर भारी हो जाता है ना, पेट आदि, गर्दन पे, फेस पे, गालों के ऊपर, थाइस पे ये ज़्यादा वेट हो जाएगा। आपको आलस्य होगा इसकी अधिकता से, काम करने में किसी चीज़ का मन नहीं लगेगा। और यदि कम हो जाएगी तो जो है आपका उल्टा चीज़ होगी, फिर कमजोरी महसूस होगी, है ना। देखिए जब बढ़ती है तो ज़्यादा परेशानी है इस धातु में, जैसे गांठें पड़ जाएंगी, ये सब सिस्ट हो जाएगी गर्दन से संबंधित, है ना। पूरी बॉडी में जो है कहीं पे गांठें पड़ जाती हैं मांस की, तो वो सब रोग इसी से होते हैं। आज बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहे हैं, फिर आपको इनकी डिटेलिंग भी करी जाएगी, जो क्रमबद्ध तरीके से हम चलते रहेंगे। इसके बाद मेद आता है ना। मेद धातु चौथे नंबर की, ये क्या है, ये एक तरीके से वसीय चीज़ है, वसा फैट समझते हैं ना, जिसमें क्या होना लूज होकर लटक जाता है वेट, है ना। इसमें जो है अधिकता में आपका बिल्कुल आलस्य रहेगा, है ना। मेद धातु जब बनेगी आपकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी और सभी प्रकार के जो श्रम आप कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको बहुत ही थकावट का अनुभव होने लगेगा। ठीक, इसकी कृशता में क्या होगा, शरीर में बालों का उलझा होना, जो है जो कमर आदि क्षेत्र है वहाँ पे आपको टच का पता नहीं चलेगा, इतना हैवीनेस हो जाता है इसमें। ये सब इसके मेद की वजह से होता है। जो मेद का मतलब है उसे आप जो है स्वाभाविक रूप से ये समझिए कि वो फैट ही है, वसा ही है ना। इसके बाद आप आ जाते हैं अस्थि पे। इससे अस्थि में आप समझते ही हैं बोन, जो पूरे शरीर को स्ट्रक्चर देता है। यदि उसमें कमी होगी तो क्या होगा, उसमें भी परेशानी होगी। वृद्धि होगी तो भी परेशानी होगी। वृद्धि के केस में क्या होगा, हड्डियों का साइज बड़ा हो जाता है,
चौड़ा हो जाता है अनियमित रूप से, है ना। ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी होती है, अस्थि भंगुरता आदि, ऑस्टोपीनियल, है ना, इस तरीके की परेशानी होती है। जॉइंट्स जो है मूव करने में परेशानी होती है, कम हो जाती है तो उसके हड्डियों के जो जोड़ हैं वो छोटे हो जाते हैं, ये परेशानी देते हैं। इसके बाद आ जाती है मज्जा। मज्जा क्या है, जो गंभीर रोग होते हैं, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, हड्डियों का गूदा भी बोलते हैं इसे। वो क्या है ना, जो हड्डियों के गंभीर रोग हैं, हड्डियों का कैंसर से संबंधित, फोड़े होना आंतरिक रूप से, है ना, जॉइंट्स में जो होती है परेशानी आंतरिक रूप से, वो बहुत ही जटिल परेशानी होती है ना। वो आपको हो जाएगी उसमें कम अधिकता होने पे, है ना। यदि वो सही से काम कर रही है तो शरीर को बलिष्ठ करती है, ऊर्जावान देती है, आपको जो है किसी भी कार्य के लिए उत्साहवर्धन आपका करे रखती है, बनाए रखती है। बहुत ही वीर्य प्रदान करने वाली राशि है। और अंतिम राशि पे, अंतिम उस पे आते हैं आपके धातु पे। तो अंतिम धातु है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे वीर्य धातु और शुक्र धातु भी बोलते हैं, है ना, जो संतान उत्पत्ति में, गर्भ धारण करने में, मेल फीमेल दोनों में ही जो है बहुत ही उपयोगी है। और ये धातु जो है, यदि सारी धातु पुष्ट होती भी चल रही हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो ये धातु भी पुष्ट होती है। यदि सभी धातु ठीक प्रकार से, ये क्या है ना, एक चरणबद्ध तरीका है, चरणबद्ध क्रम है। यदि वो धातुओं में परेशानी होगी तो इस धातु में भी डेफिनेटली परेशानी होगी, है ना। तो इसमें क्या है, यदि ये कम बनेगी तो संतानोत्पत्ति में तो परेशानी है, ये शरीर में कमजोरी, नपुंसकता, बांझ आदि परेशानियां इसी से संबंधित है ना। इसके बाद हम समझते हैं कि ये सातों धातु की अग्नि से भी जोड़ के देखा जाता है। देखिए 13 प्रकार की अग्नियां पकड़ाई गई हैं, है ना, जिसमें से जठर अग्नि के बारे में आप जानते ही हैं। और ये जो 7 हैं, इन्हें 7 सप्त धातु अग्नि बोलते हैं। सातों अलग अलग प्रकार की अग्नियां, मतलब कोई एक भी धातु की अग्नि जो है वो प्रभावित होती है तो फिर उसी से संबंधित रोग आदि व्याधि हो जाती हैं, है ना। तो वो उसमें समता बनाए रखें, है ना, उसमें जरूरत से ज़्यादा ना हो ना कम हो, तो वो ही समता कहलाती है, एक रूपता कहलाती है। यदि हम उसे बनाए रखते हैं तो फिर कोई रोग नहीं होता, शरीर अच्छे प्रकार से कार्य करता है, शरीर स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ। इसलिए ऐसे ही आप अपना जीवन जिए कि सब जो है, जिस प्रकार की धातुएं हैं वो पुष्ट रहें। और यदि वात पित्त कफ पुष्ट रहते हैं तो ये चीज़ें भी पुष्ट रहती हैं, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका स्वागत है।